So let's start अक्टूबर नवंबर 22 पेपर 2-1। ठीक है, आई होप आप सबके पास ये पेपर रेडी होगा। ठीक है, इसको शुरू करते हैं साथ साथ। बिस्मिल्लाह करते हैं। So the question number one says the boxes in figure 1.1 contains terms on the left hand side and examples of the terms on the right hand side. Draw a line between each term on the left and correct example on the right. 5 क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे मैच द फॉलोइंग नाम से। ठीक है ना, ये दोबारा आपके पास रिपीट हो गए। अच्छा जी, बेस क्वांटिटी विच वन ऑफ देम इज द बेस क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट आपके पास एक बेस क्वांटिटी है, तो आप उसको एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है जी। Then we have base unit. So we have kilogram as one of the base units. Derived quantity आपके पास force is a quantity and derived unit आपके पास coulomb is one of the derived unit। ठीक है, तो यहाँ पे इसने quantity and units के अंदर एक मिला है आप लोगों से, तो अक्सर हो सकता है कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, आगे वो कहता है a set of example experimental measurements is described as precise and not accurate. State what is meant by precise and not accurate। चलिए जी, बड़े टाइम बाद इस टाइप का कोई सवाल देखा है precise and not accurate वाला, तो जल्दी से बताइए कि what does precise mean? That's accuracy, nearest to the actual value या original value। ठीक है, दैट्स एक्यूरेसी। डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव रीडिंग्स, अब ये आधी स्टेटमेंट है उस्मान। एग्जैक्टली। आप ये लिखेंगे कि जो आपकी मेजर्ड वैल्यूज हैं या जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, वो अगर आपस में उनके दरमियान मीन डेविएशन कम है, दे आर नियर टू ईच अदर, दे आर क्लोज टू ईच अदर, दैट मींस द रीडिंग इज प्रिसाइज। ठीक है, तो हम प्रिसाइज के लिए लिखते हैं वैल्यूज close to each other। ठीक है, या आप लिखेंगे लेस मीन डेविएशन, आपस में जो इनका डेविएशन है वो बहुत कम है। नॉट एक्यूरेट से मतलब ये है कि डेविएशन फ्रॉम दी एक्चुअल वैल्यू इज लार्ज। ठीक है, तो आप लिखेंगे लार्ज डेविएशन फ्रॉम दी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं। उसने पार्ट सी के अंदर ऐसा कहा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m travels with स्पीड v in a circle of radius r, the force acting on the object is f is equals to mv square over r। ये जो mv square over r है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। ये आप फर्स्ट चैप्टर ऑफ A2 पढ़ेंगे अगर आप पहुंचे A2 तक। समझ में आ रही है बात? तो पहले ही चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के नाम से, मोशन इन अ सर्कल। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला है। बहरहाल हम इस फॉर्मूला की डिटेल में नहीं जाना, हमने देखा है वो क्या कह रहे थे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ थ्री ऑफ द क्वांटिटीज आर गिवन इन टेबल 1.1। ठीक है, आपको फोर्स की अनसर्टेनिटी दी हुई है 3%, मास की दी हुई है 4%, आर की दी हुई है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ 5%। कैलकुलेट, ओ अच्छा, the value of V is determined by from F, M, and R. Calculate the percentage uncertainty in V. परसेंटेज अनसर्टेनिटी V के अंदर चाहिए। अच्छा देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है बात। अब अगर मैं यहाँ पे V को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो बनेगा एफ आर ओवर एम, सॉरी एफ आर ओवर एम, एंड पावर में आ जाएगा हाफ। तो मतलब तकरीबन सबके पास पावर हाफ हो गई। अच्छा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर मुझे वेलोसिटी के अंदर निकालनी है, तो वो होगी पावर हाफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एफ। अब ये पावर नीचे आकर के मल्टीप्लाई हो गई है। अच्छा, आप इसको क्योंकि सब में है तो एक साथ भी कर सकते हो कलेक्टिवली, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर
प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एम, और सबके साथ हाफ मल्टीप्लाई हो रहा था क्योंकि अंडर रूट में सारी आए थे, तो हमने हाफ को एक ही दफा बाहर लिख दिया। ठीक है, वी कैन डू दैट। अब आपने सबको ऐड अप करके लिखा 3 + 5 + 4, तो दिस इज 3 + 4 + 5। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाती है 12, एंड 12 का हाफ इज 6, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास आ गई 6%। उसके बाद उसने बोला द वैल्यू ऑफ वी इज 15 मीटर पर सेकेंड। देखें, ये हमारा डिसीजन नहीं होता ना कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखें फॉर एग्जांपल आपके पास एक चीज है a टू b पावर x, राइट। अब अगर मैं a के अंदर अनसर्टेनिटी निकाल रहा हूँ तो दैट वुड बी x, जो है जो भी पावर लगी हुई थी वो आपके पास एज अ कोएफिशिएंट आ जाती है। अब यहाँ पे मेरे पास पावर हाफ था तो पावर हाफ सब में आ गया था। ठीक है ना, कहीं स्क्वायर लगा होता है तो 2 आ जाता है, क्यूब पावर क्यूब होता है तो 3 आ जाएगा, इस वजह से। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना इज नॉट यू नो ऑलवेज द सॉल्यूशन। ठीक है, चले, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बारे में यू नो दैट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपके पास फ्रैक्शन से आएगी। जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो उसकी 0.06 है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वुड बी 0.06, मतलब फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई बाय द एक्चुअल वैल्यू दैट इज 15। ठीक है, अच्छा, जी बिल्कुल ऐड होगी। देखो, मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, वी हैव सेम रूल फॉर बोथ, और उसमें क्या होता है परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज जो होती हैं इवन द परसेंटेज ऐड हो जाती है आपके पास। ठीक है, तो 0.06 मल्टीप्लाई बाय 15 गिव्स यू 0.9। ठीक है, तो आपके पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है दैट इज 0.9। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर ज्यादा तब्दीली कुछ करनी नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये वन सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आई है और वन डेसिमल प्लेस के अंदर है, तो इस डेसिमल उसको लिख देंगे। सही है, चलें जी। Now, question number 2 says a steel ball is projected horizontally from the top of a table as shown in figure 2.1. ठीक है, the ball is projected horizontally at a speed of 4.9 meter per second. The ball lands on the ground a horizontal distance 180 centimeter from the edge of the table. ठीक है, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड। आपके पास इनिशियली सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है, आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल मोशन इन अ प्रोजेक्टाइल आपके पास एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो यहाँ पे जो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे वो यूनिफॉर्म मोशन वाला फॉर्मूला v इक्वल्स टू s ओवर t वाला करेंगे। आपको यहाँ पे t की वैल्यू चाहिए तो t को सब्जेक्ट बनाओ। s की वैल्यू थी आपके पास 180 सेंटीमीटर, तो आप इसको 10⁻², या फिर सीधा सीधा 1.8 लिख सकते थे, डिवाइडेड बाय the velocity is given by 4.9। ठीक है, तो आप करेंगे इसको 1.8 डिवाइडेड बाय 4.9, 0.367 है। तो मेरे पास बहुत डिफरेंट आंसर आ रहा है। माहिल अपनी कैलकुलेशन एक दफा चेक करो, 0.367 है मेरे पास, तो 0.37 कर देंगे हम उससे। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 0.37 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, उसके बाद ये आपसे बोलता है कि कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। अब वर्टिकल के हवाले से हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सिंस इट वाज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, तो एट दैट मोमेंट आपके पास यू वाई जो था वो 0 था, वी वाई आपको रिक्वायर्ड है। since it's a vertical since it's a vertical motion, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी दैट वुड बी 9.81 पॉजिटिव के साथ, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास टाइम की वैल्यू है। ठीक है, टाइम इज 0.37। ठीक है,
तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला जो कि रिलेट करेगा इन सारी क्वांटिटीज को, दैट इज v y इज टू u y प्लस at, मतलब v इज टू u प्लस at वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है। अच्छा, यहाँ पे v y मुझे मालूम करना है। u y आई नो दैट इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वाज 0, तो 9.81 मल्टीप्लाई बाय द टाइम 0.37 जो ऊपर लगाया था, सिंस टाइम क्योंकि ये एक साइमल्टेनियस मोशन होता है, तो जितना टाइम इसको हॉरिजॉन्टल मोशन में लगा था वो ही टाइम इसको वर्टिकल मोशन के अंदर भी लगेगा। तो 3.62 आ रहा है, तो 3.6 एग्जैक्ट 3.6 मीटर पर सेकेंड आप सबने वैल्यू निकाल दी। चलिए जी आगे, थर्ड पार्ट में वो आपसे कहते हैं डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द एंगल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द to the horizontal of the ball as the ball of the ball as it hits the ground। ठीक है, अब आपसे वेलोसिटी और एंगल चाहिए हॉरिजॉन्टल से, सिंस इसने सिर्फ वेलोसिटी बोला है तो इसका मतलब ये, और एंगल भी इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये कि रिजल्टिंग वेलोसिटी की बात कर रहा है। देखें, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ इसके, तो मैग्नीट्यूड आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। तो फॉर द मैग्नीट्यूड आपके पास होगा ये वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, वी एक्स वॉज 4 पॉइंट समथिंग 4.9, वी वाई वॉज 3.6 अभी हमने निकाला, और यहां से हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, तो ये होगा आपके पास 4.9 स्क्वायर प्लस 3.6 स्क्वायर 6.08, इट मीन 6.1। चलिए, बेहतरीन। ठीक है, अच्छा अब निकालना है मुझे इसका डायरेक्शन। ठीक है ना, एंगल निकालना है। एंगल के लिए क्या करूंगा, एंगल के लिए आई बी यूजिंग दी टेन थीटा वाला रिलेशन। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो कि एंगल्स की मतलब परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पे कौन सा होगा, तो देखो यू हैव दिस एज द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस एज द वर्टिकल कंपोनेंट, और आपको जो एंगल निकालना है वो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट से निकालना है, मतलब ये वाला एंगल आपको चाहिए, राइट, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट से। अब इस एंगल के हिसाब से आपके पास वी वाई परपेंडिकुलर है एंड वी एक्स आपके पास बेस है। ठीक है, तो सिंपल हो गया आपके पास, तो आप सिंपली क्या करोगे, थीटा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, मतलब 3.6 बाय 4.9, the value was, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू ऑफ एंगल आ जाएगी। तो एंगल की वैल्यू निकालिएगा 36 डिग्रीज एंगल निकाला, तो 36.3 है तो 36 इसको हम कर देंगे। ठीक है, ओके। नाउ इन पार्ट बी, मतलब अभी तक ये पार्ट ए चल रहा था मेरे साथ, पार्ट बी के अंदर वो बोलता है the ball is projected by means of a compressed spring which is attached to a fixed block as shown in figure 2.2। वो जो बॉल को प्रोजेक्ट किया था वो स्प्रिंग के थ्रू किया था हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा, उसने कहा the ball is placed on a frictionless track in front of the spring, the ball is then pulled back so the spring has a compression of x naught। पहले उसको स्प्रिंग के साथ रखा, पुल बैक किया, स्प्रिंग में कंप्रेशन हुई, रिलीज किया होगा तो वो आगे गया होगा। When the spring is released, the ball is projected horizontally as shown in figure 2.1। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो कहते हैं the variation with the compression x of the applied force F for the spring is shown in figure 2.5। The ball is a uniform sphere of steel of diameter 0.016 meter and mass 0.017। अच्छा, यहाँ पे हमें बॉल का डायमीटर दे रखा हुआ है, मास दे रखा हुआ है, ऊपर हमें वो जो स्प्रिंग है उसका फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ दे रखा हुआ है।
सबसे पहले उसने आपसे पूछा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द स्टील बॉल। अच्छा, देखें डेंसिटी के लिए यू नीड मास ओवर वॉल्यूम। मास आपको गिवन है 0.017 और वॉल्यूम के हवाले से आपको सिर्फ डायमीटर की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अच्छा मैंने डायमीटर की जगह, आर की जगह डायमीटर अपॉन 2 लिख दिया। सही है बेटा, यहाँ से आपके पास डायरेक्टली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी। तो 0.017। अच्छा जी, देन डिनोमिनेटर में यू हैव 4/3। 63 इतने मल्टीपल, इतनी वेरिएशन आंसर के अंदर। अच्छा मेरे पास एक आंसर आ रहा है 7,900, एक आंसर आ रहा है 0.63, एक आंसर आ रहा है 63.4, एक आंसर आ रहा है 63। तो एक दफा अपने आंसर्स को कैलकुलेट करते हुए इस चीज का ख्याल रखना कि आप डेंसिटी जो निकाल रहे हो वो स्टील बॉल है, राइट। और अगर कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो वॉल्यूम को अलग से निकाल लो, कोई हर्ज नहीं है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन कोई हर्ज नहीं है। नहीं माहिर, 8 नहीं, अच्छा 8 × 10⁻³ ये तो बिल्कुल ठीक है आपने, लेकिन आपने क्यूब नहीं लगाया यहाँ पे, आपने क्यूब नहीं लगाया। देखो सिर्फ वॉल्यूम में अलग से कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको। सिर्फ वॉल्यूम की सेपरेटली वैल्यू आ रही है 2.15 × 10⁻⁻⁶ दिस इज द वॉल्यूम। ठीक है, मैं अलग अलग कैलकुलेट करके दे रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा अब इसको मास से इसी वैल्यू को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2.15 × 10⁻⁻⁶, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 7900। एग्जैक्ट, नहीं 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 नहीं, 8,000 तो बेटा ये वन सिग्निफिकेंट फिगर पे हो जाएगा ना। टू सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से सोचो, 7,900। ठीक है जी। अच्छा आइडिया लगाया करो कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आंसर आता है 63, अब सोचो कि यार तुम स्टील बॉल की डेंसिटी निकाल लियो, क्या वो 63 हो सकती है? 1000 तो पानी की होती है। ठीक है ना। माहिल कुछ कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है, एक दफा तरीके से इसको देख लेना। कुछ कैलकुलेशन इशू हो रहा है। मैं बता देता हूँ आंसर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर जो कैलकुलेशन के हिसाब से आएगा वो 7906 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इस टाइप का कुछ आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन को एक दफा अपनी दोबारा देख लेना। आंसर यहाँ पर इस रेंज में आना चाहिए। चले, उसके बाद उसने आगे आपसे बोला ऑल ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, all of the elastic potential energy in the spring is converted into kinetic energy of the ball. The speed of the ball as it leaves the spring is 4.9. ठीक है, show that the maximum elastic potential energy of the spring is 0.2। अच्छा देखें, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी ना, वो एक्चुअली आपके पास the elastic potential energy was actually converted to kinetic। तो मैं सीधा सीधा काइनेटिक अगर निकाल लूं तो मेरे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0.2 के इक्वल शो हो सकती है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्टील बॉल की बात हो रही है तो स्टील बॉल का मास मुझे गिवन था 0.017 और स्पीड उसकी थी 4.9 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ से अब मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिख रहा हूँ 0.017 4.9 स्क्वायर। मेरे पास 0.204
तो वो एक्चुअली हो जाएगा आपके पास 0.2 जूल्स। तो हमें शो करना था, हमने शो कर दिया। बस एक छोटा सा स्टेप यहाँ पे लिखना है कि पोटेंशियल जो है वो एक्चुअली काइनेटिक के ही बराबर था, और हमने काइनेटिक के फॉर्मूले से पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल को प्रूव किए हैं। ठीक है जी, चलिए। Further, he says that use figure 2.4 to determine the spring constant K of the spring. Figure 2.4 must be the graph. Yes, it's the graph. अच्छा, इस ग्राफ का कौन सा फीचर है जो आपको K की वैल्यू देगा? लोड एक्सटेंशन ग्राफ का ग्रेडियंट है जो आपको K की वैल्यू देगा। तो यहाँ पे K जो है वो आपके पास चेंज इन Y बाई चेंज इन X से निकल जाएगा। तो अगर आप ये वाली वैल्यूज ले लो, क्योंकि x1 और y1 तो ऑलरेडी जीरो है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो y के ऊपर द वैल्यू इज 6.4। अच्छा, और x के ऊपर जो वैल्यू है दैट इज 10, लेकिन सेंटीमीटर में गिवन है, तो मैं 0.1 भी लिख सकता हूँ, 10 पावर -2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास द वैल्यू वुड बी 64। ठीक है, एक दफा कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग सारे। इसको मैं यहाँ लेकर के जा रहा हूँ। मैंने कहा के की वैल्यू मेरे पास 64 आनी चाहिए, राइट? चलिए, बेहतरीन। ना उसके आगे उसको कहता है यूज योर आंसर इन B3। B3 क्या था भाई? ये ऊपर वाला ही पार्ट था। एंड द वैल्यू ऑफ द एनर्जी गिवन इन B2 टू डिटरमाइन द कंप्रेशन। B2 में आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी, दैट वाज 0.2। B3 में आपके पास K की वैल्यू थी, दैट इज 64, और इससे आपसे एक्स नॉट निकल पाया। कौन सा फॉर्मूला है जो इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करेगा? आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की जगह रखता हूँ 0.2, हाफ के की जगह मैं रखता हूँ 64, तो यहां से मैं इजीली एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो दैट वुड बी 0.4 बाई 64 अंडर रूट। ठीक है, तो 0.08 आ रहा है एग्जैक्टली। चलिए, एक्सटेंशन की वैल्यू आ रही है आपके पास 0.08 मीटर्स के अंदर। ठीक है, बस यहाँ पे एक गलती की जो चांसेस थे वो ये था कि अगर आपने इसको सेंटीमीटर्स के अंदर नहीं, मतलब मीटर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं किया, अगर वैल्यू 10 ले लेते तो यहाँ पे आंसर गलत होता, फिर अल्टीमेटली यहाँ पे आंसर गलत। ठीक है, चलिए अगले पार्ट में वो कहता है द स्टील बॉल इज रिप्लेस्ड बाय अ पॉलीस्टीरीन बॉल of the same diameter but of much lower mass. The spring is given compression x naught and is then released. हाँ जी, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसने कहा कि स्टील बॉल को रिप्लेस करके एक दूसरी बॉल रख दी है, उसका डायमीटर सेम है, मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा, लोअर मास है, मतलब डेंसिटी कम हो चुकी है। द स्प्रिंग इज गिवन कंप्रेशन एंड इज देन रिलीज, मतलब उतनी ही कंप्रेशन थी, मतलब उतनी ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर थी। एक्सप्लेन व्हाई एयर रेजिस्टेंस ऑन दिस बॉल इज नॉट नेग्लिजिबल आफ्टर इट लीव्स द स्प्रिंग। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है। वो कहता है व्हाई दिस बॉल लीव्स द स्प्रिंग विद अ ग्रेटर स्पीड देन दैट ऑफ द स्टील बॉल। देखें, रीजन ये है, लेस फोर्स इज यूज्ड टू रेजिस्ट द मोशन। कौन से मोशन की बात कर रहे हो अब ये बताओ जरा, स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। देखें, आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो आ रही है पोटेंशियल एनर्जी से। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सिंस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सेम थी, ठीक है ना, रीजन ये है कि आपके पास पोटेंशियल, आपके पास एक्सटेंशन वही थी, कंप्रेशन वही थी, सेम स्प्रिंग है।
तो आपके पास क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी भी इतनी होगी। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी आपके पास बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर की। सिंस यू हैव अ मास विच इज स्मॉलर इन वैल्यू, तो अल्टीमेटली आपके पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो नहीं, ये लिखना गलत हो जाएगा, चेंज ज्यादा होगा, चेंज तो उतना ही आ रहा है क्योंकि आपने उसी वैल्यू पे उसको कंप्रेस किया। देखिए, मोमेंटम की भी अगर आप बात करते हैं तो यू विल हैव टू स्टार्ट विद द मास, फिर वेलोसिटी, फिर मोमेंटम। तो जब बीच में वेलोसिटी वाली चीज प्रूव हो ही चुकी है तो मोमेंटम को एडिशनल लाने की जरूरत होगी नहीं। ठीक है, तो इस बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस बात को हम लिखेंगे किस तरह, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने दे दिया है यहाँ पे। अब इस बात को हम लिखेंगे, हम इस तरह लिखेंगे कि सिंस द न्यू बॉल has lower mass and gains same kinetic energy, its speed would be greater। ठीक है, सही जी बच्चों। सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू मूव लेसर मास, एग्जैक्टली उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से वेलोसिटी डेफिनेटली बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी उतनी है, मास कम है तो वेलोसिटी डेफिनेटली आपके पास ज्यादा होगी। अच्छा, उसके बाद ये बोलते हैं व्हाई दिस बॉल टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू रीच द ग्राउंड देन द स्टील बॉल। ये ज्यादा वक्त क्यों ले रहा है टू रीच एज कंपेयर टू द स्टील बॉल। देखो, पहली बात ये है, दो रीजंस यहाँ पे आप लिखेंगे। पहली चीज ये है कि इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस इफेक्टिव है। ठीक है, तो इसकी जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगी दैट वुड बी लेसर देन दी स्टील बॉल। जो स्टील बॉल आ रहा था उसकी वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन थी 9.81। इस केस में द एक्सेलरेशन वुड बी लेसर देन 9.81। हाँ, डेंसिटी का जिक्र तो है, ये सारे काम डेंसिटी की वजह से हो रहे हैं, लेकिन डेंसिटी की चेंज होने के वजह से आप क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे ना, डेंसिटी कम होने की वजह से और एयर रेजिस्टेंस नॉट नेग्लिजिबल होने की वजह से इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली बात वहीं आ जाती है। अब क्योंकि है बात एक नंबर के लिए, तो मुझे अपनी बात को थोड़ा सा प्रिसाइज करके लिखना है। ठीक है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, its vertical velocity, vertical acceleration would be less as compared to that in the case of steel ball। बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना, कि डेफिनेटली रिजल्टेंट जो इसके ऊपर फोर्सेस हैं वो कम होंगी एज कम्पेयर टू स्टील बॉल। ठीक है ना, तो उसको मैंने यहाँ पे एक डायरेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू लिखा था कि जनाब इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास उसकी एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट्स द वर्टिकल एक्सेलरेशन एंड लोअर इज नॉन। ठीक है। अच्छा, अब ये एक नंबर के लिए है और हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो गई, लेकिन मैं एक चीज और बता देता हूँ। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर एयर रेजिस्टेंस आती है, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए बताता हूँ, जब एयर रेजिस्टेंस आ जाएगी ना, तो एयर रेजिस्टेंस वुड इफेक्ट दी हॉरिजॉन्टल मोशन ऑल्सो। ठीक है ना, तो इवेंचुअली इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो भी कम हो जाएगी, ना सिर्फ वर्टिकल कम हो रही है, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा है। अब अगर ये यहाँ पे ज्यादा नंबर का होता तो मैं इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन के अंदर हम लोग लाजमी जाते, लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट एक नंबर के हिसाब से पूरी हो चुकी है। ठीक है, इट वाज अ 17 मार्क बिग क्वेश्चन, और हम अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। धीरे से क्या कर लेते हैं, चलें।
अच्छा, अब वो आपसे कहता है डिफाइन पावर, तो जल्दी से मुझे पावर की डेफिनेशन देगा। जब डेफिनेशन की बात आती है तो हमने कहा था हम सिंपल सी स्टेटमेंट देते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना। वर्क डन पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हो आप इसको, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि आप रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन पर यूनिट टाइम रखो। अच्छा, उसके बाद ये बोलते हैं मैकेनिकल पावर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला P इक्वल्स टू एफ वी, ठीक है। यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड द डेफिनेशन ऑफ पावर टू शो हाउ दिस फॉर्मूला इज ड्राइव। चले, बहुत कम ऐसा आता है कि वो आपसे फॉर्मूला ड्राइव करवा देता है, लेकिन वो बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मूलाज का ही ड्राइव करवाएगा आपसे। तो जैसे ये इसने ड्राइव करवा दिया। अब आपके पास डेफिनेशन है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन आपके पास होता है एफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, मतलब वर्क डन इज force into displacement. This force, this displacement over time is basically the value of velocity. तो यहाँ से आपके पास ये 2 से 3 स्टेप के अंदर आपने प्रूव कर दिया। बिल्कुल, ये मैंने करवाई भी है, ठीक है। चले, अच्छा, यू वोंट फाइंड एनीथिंग इन द पेपर जो कि आपकी कॉपी में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अब आगे वो बोलता है द इंजन ऑफ अ लॉरी प्रोवाइड्स 130 किलोवाट ऑफ पावर to the lorry's wheel when it is traveling at a constant speed of 25 meter per second along a straight horizontal road. Show that the resistive force opposing the forward motion of the lorry is 5200 न्यूटन। अच्छा बेटा, आपके पास फॉर्मूला वो ऊपर ड्राइव कर चुका हुआ है, करवा चुका है, एफ वी। पावर की वैल्यू आपको दी हुई है 130 × 10⁻³ फोर्स आपको प्रूफ करनी है, तो फोर्स को हम एज इट इज रखेंगे एंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज 25, ठीक है। तो फोर्स वुड बी 130 10⁻³ डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ से आप फोर्स की वैल्यू को प्रूफ करें कि इज इट 5200। इट इज एग्जैक्टली 5200, यस, ठीक है जी। अच्छा, आगे उसने आपसे उसी लॉरी को किसी इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ा दिया। उसने कहा था लॉरी इन बी ट्रेवल्स अप अ स्ट्रेट सेक्शन ऑफ अ रोड दैट इज inclined at an angle theta to the horizontal. The lorry has a mass m and the acceleration of free fall is g. Determine the expression in terms of m, g and theta for the component of the weight of the lorry that acts parallel to the surface. आप कुछ पूछ ही नहीं रहे तो आज देखें, अगर आपके पास वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसका वो कंपोनेंट जो कि आपके पास पैरेलल टू द सरफेस होगा, एक कंपोनेंट होगा आपके पास जो कि सॉरी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, क्योंकि एंगल छोटा है तो डायग्राम छोटी बनेगी। और एक है आपके पास जो पैरेलल टू द सरफेस चल रहा होगा, ये एंगल आपके पास हो जाएगा साइन कंपोनेंट इसका, ठीक है ना। सेंस एंगल आपके पास ये वाला है, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, आपको एम जी के टर्म्स में देना है तो आप सिंपली एम जी साइन थीटा यहाँ पे लिख दो, एम जी साइन थीटा, एग्जैक्टली, सही है। वी हैव डन इन डिटेल जहां पर हमने इन इंक्लाइन प्लेन्स को सॉल्व किया था। इफ एनीवन नीड्स टू रिकॉल दैट तो वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड, वेक्टर्स के अंदर भी मिल जाएगा आपको। वेक्टर्स के एंड में मैंने इंक्लाइन प्लेन की डिटेल्स बताए रखी हुई है। अच्छा, अब ये कहते हैं द टोटल रेजिस्टिव फोर्स रिमेन्स अनचेंज। जो रेजिस्टिव फोर्स है वो अभी तक इसको 5200 न्यूटन ही लग रही है। एंड द इंजन नाउ प्रोवाइड्स द ग्रेटर पावर टू मेंटेन द स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। जाहिर सी बात है कि इंजन जो है वो उसको ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। द टोटल मास ऑफ द लॉरी इज 36,000 kg
The angle is 1.4. Determine the power in kilowatt now provided by the engine. अब ये बताइए कि कितनी पावर जो है उसको लगानी पड़ रही होगी, ठीक है ना, द टोटल पावर। अच्छा, इंजन नाउ अप्लाइज अ ग्रेटर पावर। देखें, पहले एक जो उसको वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स, जो कि आपके पास एफ वी था, जो कि आपने पहले निकाला था 130,000, जो हमें ऑलरेडी दे रखा था। अच्छा, अब जो एक इसको वर्क डन करना पड़ रहा होगा, दैट वुड बी अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। वो रेजिस्टिव, सॉरी, अगेंस्ट दी वेट का एक कॉम्पोनेंट, ठीक है। वो वेट का कॉम्पोनेंट आपके पास क्या है? वो वेट का कॉम्पोनेंट है एम जी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, बेसिकली दिस इज द फोर्स। वर्डन की बात हो रही है तो डिस्टेंस ओवर, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस ओवर टाइम, जिसकी जगह मैं अगेन इसकी वेलोसिटी रिप्लेस कर सकता हूँ, राइट। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैंने किया एफ, जो कि आपके पास 5,200 लग रहा था, प्लस एम जी। अच्छा, एम जी की वैल्यू 8,600 निकाल के दी है आप लोगों ने, एंड साइन 1.5। दीज आर द टोटल फोर्सेज जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं, ठीक है। और जो वेलोसिटी है दैट इज स्टिल 25। तो यहां से आपके पास द टोटल अमाउंट ऑफ पावर आ जाएगा। अच्छा, मतलब ये कंपोनेंट है पूरा, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो ये बेसिकली एम जी साइन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी हुई है, थैंक यू। एम जी साइन थीटा की वैल्यू 8,600 है। अब निकाल के बताओ भैया जल्दी से, द वैल्यू ऑफ द पावर। अच्छा, मेरे, देखो, व्हाई आर वी एडिंग द फोर्सेस? जो 5,200 है वो भी रेजिस्टिव फोर्स है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। और बैकवर्ड डायरेक्शन से मुराद ये है कि आपके पास अगर वो प्लेन में, मतलब इंक्लाइन प्लेन में अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा था, तो ये जो 5,200 न्यूटन की फोर्स है ये भी आपके पास नीचे लग रही थी, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास वेट का जो कॉम्पोनेंट था वो भी नीचे एक्ट कर रहा था, ठीक है, 8,600। अब इस, ये पूरी अमाउंट ऑफ फोर्स लगानी पड़ रही होगी इंजन को, सो दैट इट मूव विद वेलोसिटी ऑफ 25। यहाँ से मेरे पास न्यू वैल्यू ऑफ पावर आ जाती है, एंड द वैल्यू ऑफ पावर हियर इज 3.5 इंटू 10⁻⁵। अच्छा, उसने क्योंकि क्या कहते हैं, मुझे किलो वॉट के अंदर देने को बोला है, तो मैं इसको 350 बोल देता हूँ, 350 किलो वॉट, ठीक है। 345 एक्चुअल आंसर आ रहा है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर करने के बाद 350 बन जाता है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? चलिए, अच्छा, आगे वो आपसे बोलता है पोलराइजेशन इज अ फिनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट वेव्स बट नॉट साउंड वेव्स, स्टेट द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन। आप पोलराइजेशन के बारे में लिखेंगे क्या? व्हाट इज पोलराइजेशन? दिस इज अ वेरी न्यू क्वेश्चन। अब तक के सेशन के अंदर हम लोगों ने वैसे ही टॉपिक कर रखा हुआ है, लेकिन अब तक के सेशन के अंदर ऐसा सवाल नहीं आया था जहां पे वो आपसे पूछे कि स्टेट व्हाट इज मेंट बाय पोलराइजेशन, ठीक है। तो व्हाट वुड यू राइट यहाँ पे? स्टेट व्हाट इज मेंट बाय पोलराइजेशन। अच्छा, गिव मी अ मिनट ओवर हियर। So I'm taking, sir, waves which can travel in one plane, the displacement of the particle in a fixed particular एक्सेस, ठीक है। इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करता हूँ मैं। अच्छा, समथिंग रिलेटेड। अच्छा देखो, पोलराइजेशन क्या आती है आपके पास, मैंने इस तरह समझाया था कि जो आपके पास एक ट्रांसवर्स वेव होती है ना, उसके जो पार्टिकल्स हैं, ये तो हमें पता है कि दे वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। लेकिन जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होता है, ठीक है ना, द एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन, वो आपके पास मल्टीपल होते हैं। ये एक अनपोलराइज्ड वेव की बात है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पोलराइज्ड वेव की बात करूंगा तो इस सिंगल एक्सिस सिंगल प्लेन के ऊपर वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो हम वाइब्रेशन या ऑसिलेशन का वर्ड यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे
the oscillation of the particle या vibration of the particle on a single plane which is perpendicular to the direction of propagation. That is referred as polarization. ये पोलराइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। फातिमा, बोल तो आप सही रही हैं, ये प्रोसेस डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम पोलराइजेशन होती क्या है तो हम उसको बताएंगे कि वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिंगल प्लेन parallel to the direction of propagation. ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद उसने बोला स्टेट वाई लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज बट साउंड वेव्स कैन नॉट। साउंड वेव्स क्यों जो है वो पोलराइज नहीं हो सकते? देखो, साउंड वेव्स की जो पार्टिकल हैं दे ऑलरेडी वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। आप पोलराइज सिर्फ उसको कर सकते हो जो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहा हो। एग्जैक्टली माय वर्ड्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि साउंड वेव्स, या आप ये लिखोगे पार्टिकल्स इन साउंड वेव्स। साउंड वेव्स वाइब्रेट नहीं कर रही हैं, पार्टिकल्स ऑफ साउंड वेव वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना, पार्टिकल्स ऑफ साउंड वेव oscillate parallel to the direction of propagation. इन दोनों बातों की एक्सप्लेनेशन के लिए 2-3 नंबर की सवाल बन सकते हैं, लेकिन आपका एग्जामिनर इतना रहम दिल है कि उसने दोनों चीजों को 1-1 नंबर दिया है, क्योंकि यहाँ पर गलतियों के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। मल्टीपल थॉट्स आ सकती हैं, जैसे पोलराइजेशन में आपने पोलराइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसी तरह आप नीचे वाले के अंदर भी गड़बड़ कर सकते हो। तो एग्जामिनर का दिल नरम था, उसने आपको 1-1 नंबर दिया। सर कैन वी राइट दिस द ओनली पोलराइजेशन ओनली अकर्स इन ट्रांसवर्स वेव व्हाइल साउंड वेव्स आर पैरेलल? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये बात भी चलेगी। ठीक है ना, लेकिन बेहतर ये है कि क्यों तो ट्रांसवर्स में क्यों होती है? ट्रांसवर्स में इसलिए होती है क्योंकि वो परपेंडिकुलर होते हैं। आप जो ऑलरेडी चीज पैरेलल जा रही है उसको किस तरह पोलराइज करोगे? तो पूरी वेव ही रुक जाएगी आपके पास। ऐसा है, अगर आप उसको ठिकाने लगाने की कोशिश करेंगे तो। चले आगे, उसने पोलराइजेशन से रिलेटेड ही कोई बात आपसे पूछ ली है। वो कहता है टू पोलराइजिंग फिल्टर ए एंड बी आर पोजीशन सो दैट देयर प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल एक्सिस लाइन एक्स वाई। ठीक है, आपके पास पैरेलल प्लेन्स हैं दो, एक ए इस तरह और एक बी इस तरह, 90 डिग्री का उनके दरमियान जो है ना वो डिफरेंस है। तो कहते हैं द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ फिल्टर ए इज वर्टिकल एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ फिल्टर बी इज हॉरिजॉन्टल। ये हमने देख लिया। अनपोलराइज्ड लाइट of a single frequency is directed along line xy from a source position at x। यहां से आपके पास एक अनपोलराइज्ड वेव आ रही है। ठीक है, the light emerging from the filter A is vertically plane polarized and has an intensity I naught। यहाँ पे जो आपके पास वेव आई उसकी इंटेंसिटी को I naught बोला and it is vertically plane polarized। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है? वो सवाल ये कहता है द फिल्टर बी इज रोटेटेड फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन अबाउट द लाइन एक्स वाई। ठीक है, as shown in figure 4.1 after rotation the intensity of light emerging from the filter B is 1/4 I naught। calculate the angle। बहुत आसान हो गया। उसने कहा देखें, अगर इस सिचुएशन में रखा हुआ था ना, जैसे ये अभी रखा हुआ है, तो यहाँ से तो ये 100% ब्लॉक हो जाता ना, कुछ भी नहीं पास ऑन होता। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने इसको रोटेट करना शुरू किया, मतलब ये एंगल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अभी जो इसका वर्टिकल से एंगल बन रहा है दैट इज 90। उन्होंने कहा कि हमने इसको इतना रोटेट किया कि यहाँ से जो भी वेव आ रही थी उसकी इंटेंसिटी थी I0/4। वो एंगल की वैल्यू बता दो आप। ठीक है, तो द रिलेशन वैल्यूज लॉ हमें पता है, I इज इक्वल्स टू I0
कॉस स्क्वायर थीटा का एक रिलेशन है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास जो आई है दैट इज इंटेंसिटी, ओरिजिनल इंटेंसिटी का 1/4। तो ये हो जाएगा आपके पास आई नॉट अपॉन 4, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ पे आई नॉट और आई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर मैं लिबर्टी लूँ डायरेक्टली यहाँ पे अंडर रूट करने की, तो यू विल गेट द वैल्यू 1/2 कॉस थीटा। मैंने अंडर रूट कर दिया दोनों साइड पे, ठीक है। आपके पास थीटा की वैल्यू जाएगी कॉस इनवर्स हाफ, तो 60, ठीक है। थीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है 60 डिग्री। सबके पास यही आ रहा है, चले। अच्छा, उसने फर्दर आपसे पूछा है द माइक्रोवेव ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट एंड एम्पलीट्यूड ए नॉट मीट्स अनदर माइक्रोवेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी आई नॉट अपॉन 4 traveling in the opposite direction. Both microwaves are vertically plane polarized and superposed where they meet. Explain without calculation why these two waves cannot form stationary wave with a zero amplitude at its node. Wow, zero amplitude क्यों नहीं हो सकता है इनका? ये दो वेव्स हैं, ठीक है, और दोनों जो है सिमिलर वेव्स हैं। फर्क जो है वो दोनों की इंटेंसिटीज में, और डेफिनेटली अगर इंटेंसिटीज में फर्क है तो एम्पलीट्यूड में फर्क आ सकता है, ठीक है। तो अगर एम्पलीट्यूड में फर्क है तो बेटा जिस वक्त ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी उस वक्त इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 100% जीरो नहीं होगा। अगर 100% जीरो ये कभी भी नहीं बना रही तो इसका मतलब ये है कि नोड, नोड क्या होता है, नोड वो पॉइंट होता है जहां पर आपके पास यू हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जीरो डिस्प्लेसमेंट आपके पास कभी भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड ही अलग है, तो इस वजह से नोड कभी भी फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। as they both have different amplitude, resultant amplitude is not equal to zero। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसी बात को मतलब मैं इसी चीज को आपका जवाब को यहाँ पे लिख देता हूँ। as the amplitudes are different, या फिर as both waves have different amplitudes, hence a zero resultant will never be achieved। तो भाई आपके पास नोड फॉर्म नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद ये बोलता है डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ ए नॉट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फॉर्म। जो आपके पास वेव बनी है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आप बना दो, ठीक है। तो देखिए एक जो वेव है ना आपके पास जिसकी इंटेंसिटी थी आई नॉट, उसका एम्पलीट्यूड था ए नॉट, राइट। अगर एक दूसरी वेव की बात करूं जिसकी इंटेंसिटी थी आपके पास आई नॉट अपॉन, वैल्यू दे रखी है आई नॉट अपॉन 4। अगर इसकी इंटेंसिटी आपके पास आई नॉट अपॉन 4 दे रखी हुई है तो जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो हाफ। सिंस आपके पास इंटेंसिटी इज स्क्वायर्ड रिलेटेड, सॉरी, सिंस इंटेंसिटी, मैं अलग से लिखना चाह रहा हूँ उसको, हाँ। सिंस इंटेंसिटी का जो रिलेशन है आपके पास वो एम्पलीट्यूड के साथ स्क्वायर्ड है, तो इसका मतलब है कि अगर इंटेंसिटी 4 टाइम्स डिक्रीज हो रही है तो आपके पास एम्पलीट्यूड हाफ हुआ होगा, सही है। अब आपको चाहिए मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आ रहा होगा, ए नॉट प्लस हाफ ऑफ ए नॉट, दैट वुड बी 1.5 ए नॉट।
ठीक है, सिंपली 1.5 भी लिख सकते हो, अच्छा 1.5 ही लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये रिलेशन समझ में आया होगा। हमने कहा कि अगर, क्योंकि सिंस ये रिलेशन हमने यूज किया, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो अगर इंटेंसिटी आपके पास 4 टाइम डिक्रीज हो रही है तो यकीनन आपके पास एम्पलीट्यूड जो है वो हाफ डिक्रीज हुआ होगा, जिसकी वजह से आपके पास जो रिजल्टेंट बन रहा है ए नॉट एंड 0.5 ऑफ ए नॉट, ये दो डिफरेंट एम्पलीट्यूड थे, रिजल्टेंट आपके पास 1.5 ए नॉट बन जाता है। क्लियर है बात? चले आगे, वो आपसे बोलता है स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को स्टेट कर दें जरा, यहाँ पर भी हो जाती हैं गलतियां। ओम्स लॉ में जब स्टेट कर रहे होते हैं तो एक चीज भूल जाते हैं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional directly proportional to the potential difference across it। ठीक है, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो उसके प्रोपोर्शनल, उसके जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट आपके पास उसने दे रखा हुआ है द वेरिएशन ऑफ द करंट आई विद द पोटेंशियल डिफरेंस वी फॉर अ फिलामेंट लैम्प। फिलामेंट लैम्प के लिए ग्राफ दे रखा हुआ है एंड इट इज नॉट एट ऑल प्रोपोर्शनल, वी ऑल नो दैट। द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट लैम्प इंक्रीजेस विद द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा ये भी हमारे लिए बड़ी कॉमन सी बात है, बट स्टिल हमने इसको हाईलाइट किया कि रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज के बढ़ते बढ़ते बढ़ रही है रेजिस्टेंस भी, एंड अपेरेंटली ग्राफ हमें ग्रेडियंट के थ्रू ये बात बता रहा था कि ग्रेडियंट इसका डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, स्टेट हाउ फिगर 5.1 शोज दिस। बाप रे, ये तो हम पहले ही बोल चुके हुए हैं। 5.1 से कैसे पता चल रहा है? देखें, जो ग्रेडियंट होगा ना इसका, आपका ग्रेडियंट होगा इसका चेंज इन आई ओवर चेंज इन वी, विच इज इक्वल्स टू 1/r। ठीक है, ये बात लिखने की नहीं थी, याद रखने की थी। ठीक है, तो ग्रेडियंट डिक्रीजेस, या फिर आप सिंपली लिख सकते थे डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। मैं एक्सप्लेनेशन के वजह से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ। ग्रेडियंट डिक्रीजेस हेंस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, चले एक्सप्लेन व्हाई द रेजिस्टेंस वेरीज विद दिस वे, वेरीज इन दिस वे। ठीक है, रेजिस्टेंस इस तरह क्यों वेरी कर रही है, मतलब रेजिस्टेंस आपके पास बढ़ क्यों रही है? तो आप रेजिस्टेंस के बढ़ने का जो रीजन होता है दैट इज इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, राइट? तो आप सिंपली क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ फिलामेंट लैम्प इंक्रीजेस इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू विच इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज पी डी इंक्रीजेस टेम्परेचर increases, hence resistance increases। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी के अंदर इट सेज दैट फिगर 5.2 shows a circuit with a battery of EMF 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की एक बैटरी लगी रखी हुई है आपके पास, कनेक्टेड टू अ लीनियर पोटेंशियोमीटर। लीनियर पोटेंशियोमीटर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? बेहतर रहेगा कि अपने आंसर को थोड़ा सा इनहांस वर्जन में लिखो, वरना ट्रस्ट मी, अगर जिस तरह ये मैंने लिखा है ना, दोनों आंसर आप इस तरह दे दो, सही है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आपकी बात एग्जामिनर तक पहुंच जानी चाहिए।
और ये नहीं है कि कहीं पे आपने लिख दिया पीडी, कहीं पे लिख दिया टेम्परेचर, मतलब देयर शुड बी अ रिलेशन। बेटर ये है कि इसको प्रॉपर्ली इन वर्ड्स के अंदर डाल दो तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। विद रेफरेंस टू द करंट, बताओ क्या लिखना चाह रहे हो सर? विद रेफरेंस टू द करंट किस चीज का? देखो करंट यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है, समझ में आ रही है बात? तो करंट जो है वो फंक्शन है यहाँ पे पोटेंशियल का, सही है। अच्छा, डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो आप विद रिस्पेक्ट टू करंट नहीं लिख सकते, आप करंट की बात विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस लिख सकते थे कि जी अब करंट जो है वो डिक्रीज हो चुका था। रीजन क्या थी? क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट इज द एटमोस्ट डिपेंडेंट क्वांटिटी, इस वजह से करंट के रिस्पेक्ट से आंसर देना। नहीं, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, करंट को लो आपने किया था, नहीं किया था ना। करंट लो हुआ था एज अ कॉन्सिक्वेंस, किस चीज का कॉन्सिक्वेंस? रेजिस्टेंस बढ़ना। रेजिस्टेंस किस चीज का कॉन्सिक्वेंस था? टेम्परेचर बढ़ना। टेम्परेचर किस चीज का कॉन्सिक्वेंस था? वोल्टेज को बढ़ना। सही है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज पे बात करेंगे, चलेंगे। अच्छा, हम एक सर्किट शो कर रखा हुआ है, लीनियर पोटेंशियोमीटर है ए बी एंड टू फिलामेंट लैंप, लैंप पी एंड लैंप क्यू, 12 वोल्ट की आपके पास यहाँ पे बैटरी लगी हुई। द बैटरी हैज नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द लैंप्स ईच हैव द सेम IV कैरेक्टरिस्टिक शोन इन फिगर 5.1। मतलब वो जो IV कैरेक्टरिस्टिक हमें पिछले पेज पे दिखाई गई थी वो इन दोनों की है, आइडेंटिकल है मतलब। When the slider of the potentiometer is at its midpoint as shown in figure 5.2, the current I in the battery is 1.72। जो टोटल करंट है वो 1.72 है, 1.78 सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास, चले अब यहाँ पर आके करंट डिवाइड होगा, उसको देखते थे। उसने बोला द करंट इन लैम्प पी, करंट इन लैम्प पी मालूम करके आपको दे देना है। अच्छा जी, लैंप पी के अंदर करंट कितना होगा? अगर आपके पास जो बैटरी का करंट है दैट इज 1.78। हाँ जी, करंट इन लैंप पी। जब उसने कहा कि वो मिड पॉइंट पे था तो उस वक्त आपके पास द करंट, जो बैटरी का करंट है, अगर आप देख लो, जिस वक्त वो मिड पॉइंट पर होगा 12 वोल्ट की आपके पास टोटल पोटेंशियल था। मिड पॉइंट होने का मतलब है कि इक्वल 6 वोल्ट इसको भी मिल रहा होगा, 6 वोल्ट इसको भी मिल रहा होगा, ठीक है। अब 6 वोल्ट के अगेंस्ट करंट की वैल्यू देख लो। 6 वोल्ट आपके पास ये रहा, एंड इस पे वैल्यू ऑफ द करंट आपके पास आ रही है 1 दिस इज 0.05, 1.55। ऐसा ही है, एक दफा ग्राफ को आप लोग भी तफसील से देख लो। इज इट 1.55? चले, तो हमने सिंपली लिखा 1.155 फिर से बता देता हूँ, अगर इसको मिड पॉइंट पे रखा हुआ था तो इसका मतलब है कि इक्वल रेजिस्टेंस इक्वल पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पे 6 वोल्ट था, यहाँ पे 6 वोल्ट था, हमने 6 वोल्ट के अगेंस्ट देख लिया था करंट की वैल्यू कितनी आ रही होगी, ठीक है। रिस्पॉन्सेज थोड़े से लो हो गए हैं बच्चों, या तो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या थक गए हो, क्या बात है? नहीं, यहाँ नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि वो जो बात कर रहा है वो थ्री सिग्निफिकेंट के अंदर बात कर रहा है, और ये समझ में यहाँ फर्क पड़ जाएगा, इस वजह से वो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बात कर रहा है। चलें, अच्छा, टोटल पावर डिसिपेटेड इन लैम्प्स पी एंड क्यू, टोटल पावर डिसिपेटेड लैम्प्स पी और क्यू की टोटल पावर डिसिपेटेड आप लोगों ने निकाल करके दे दी है। तो बेटा आपके पास टोटल पावर किस तरह आएगी? अगर आप एक सिंगल की पावर निकालो, उसको डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो आपके पास ईच लैम्प हैज अ पोटेंशियल ऑफ 6 वोल्ट,
ईच लैंप हैज अ करंट ऑफ 1.55। यहाँ से पावर ऑफ सिंगल आ जाएगी, सिंगल लैंप, ठीक है, उसको फिर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो मेरे पास टोटल पावर आ जाएगा। सो 6, 1.55, 9.3 वॉट। अच्छा, ये सिंगल क्या है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे अभी हम। टोटल पावर वुड बी ट्वाइस ऑफ 9.3, 18.6 आ रही है। अच्छा, इस वैल्यू को दोस्त मैं राउंड ऑफ करूंगा टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, ठीक है, इस वैल्यू को करेंगे। रीजन क्या था यहाँ, तो ये रीजन था कि ये करंट है, अगर मैं उसको लेकर के जाता 1.6 पर तो ये मेजर फर्क आ रहा होता। मुझे अपने ग्राफ से रीड करना है कि ग्राफ का स्मॉल डिवीजन क्या है, मुझे अपनी ग्राफ की रीडिंग देनी थी। यहाँ पे ये मेरी कैलकुलेशन है, वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपने ग्राफ की रीडिंग बताई थी, ठीक है ना, तो उसने ग्राफ को इतने स्मॉल डिवीजन पे रखा है, एंड यहाँ पर ये मेरी कैलकुलेशन है, ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, मेरी कैलकुलेशन टू सिग्निफिकेंट फिगर पे होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर बिटवीन इट्स एंड्स ए एंड बी। पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस बता दें बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, देखें, अगर आपके पास करंट की वैल्यू, if the value of the current over here is 1.55, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो जा रहा होगा करंट वो 1.78 माइनस 1.55 जा रहा होगा, तो 1.78 माइनस 1.55, यहाँ जो करंट जा रहा है दैट इज 0.23। और पोटेंशियल जो यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि इट्स पैरेलल टू द बैटरी, तो वो मिल रहा है 12 वोल्ट। तो V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ लगाऊंगा मैं यहाँ पे। पोटेंशियल है 12 बिकॉज इट्स पैरेलल टू द बैटरी, करंट वाज 0.23, एंड यहाँ से मेरे पास रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर आ जाएगा। सो द वैल्यू वुड बी 12 बाय 0.23, 52, 52 ohms, ठीक है। तो मुझे दिस वुड बी 52 ohms, ठीक है। चले, नेक्स्ट पार्ट में उसने आपसे बोला द स्लाइडर ऑफ द पोटेंशियोमीटर इन सी इज मूव to end A, state and explain the effect on the brightness of lamp P and Q। अगर मैं इसको A के नजदीक लेकर के आता, अगर मैं इसको A के नजदीक लेकर के आ जाता हूं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो P को जो पोटेंशियल मिल रहा था वो कम हो जाएगा, ठीक है। सिंस इस वाले पार्ट का पोटेंशियल आपके पास बढ़ जाएगा, सेम पोटेंशियल आपको Q को मिल रहा था, तो यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू जो Q को मिल रही थी वो बढ़ जाएगी। तो ब्राइटनेस ऑफ P वुड डिक्रीज एंड ब्राइटनेस ऑफ Q वुड इंक्रीज, ठीक है। तो लैम्प P की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, इट वुड डिक्रीज, ठीक है। लैम्प Q की ब्राइटनेस वो इंक्रीज हो जाएगी। पैरेलल सर्किट के एक सेक्शन में सेम वोल्टेज होगी अक्रॉस एवरी पोटेंशियल डायोड। ये दोनों पैरेलल लगे हुए, अच्छा बैटरी है, बैटरी के साथ ये पैरेलल लगा हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल है दैट इज 12, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल है दैट इज 12, ये है पैरेलल। लेकिन पी और क्यू की बात करोगे तो दोनों आपस में सीरीज लगे हुए हैं। अगर इसका पोटेंशियल कम हो रहा है तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, लेट से इसका पोटेंशियल कम होकर 4 हो गया तो ये 8 हो जाएगा, सम अभी भी 12 रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये 4 हो गया था, ये 8 हो गया था, सम अभी भी 12 रहेगा। इन दोनों के अक्रॉस देखा जाएगा, कुछ भी यहाँ पे मूव करते रहो दैट वुड रिमेन 12। आएगा समझ में। चले, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट, yes, the last question,
वो कहता है अ लेप्टॉन इज एन एग्जांपल ऑफ अ फंडामेंटल पार्टिकल, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल आप किसे कहते हो? एनी पार्टिकल, ठीक है, जिसका कोई फर्दर इंटरनल स्ट्रक्चर ना हो, जो फर्दर आपके पास डिस्ट्रक्टेबल ना हो, उसको मजीद आप किसी और कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एनी पार्टिकल that cannot be broken down into further smaller particle, yes. A particle with no further internal structure, ठीक है। या दूसरी बात, अ पार्टिकल, आप दोनों में से कुछ भी एक लिख सकते हो, दैट कैन नॉट बी broken down into further particles, into further particles, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है a lambda particle A naught something is a hadron that consists of an up quark, down quark, and a strange quark. Show that the charge on the the lambda particle is zero. अच्छा, देखो उसकी ये जो lambda particle है, इसकी composition में आपके पास you have one up, you have a down, and you have a strange quark, ठीक है। अच्छा, up quark का charge is +2/3, down quark का charge you have -1/3, and strange quark का charge is similar to a down quark, that is -1/3। तो जो रिजल्टेंट चार्ज आपके पास आता है दैट इज जीरो, ठीक है। आपको अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यू नीड टू रिमेंबर द चार्जेस, ठीक है। तो आपने पहले एक और मॉडल लिखा, फिर उसके चार्जेस एंड फिर आपने इसको इक्वेट किया जीरो के ऊपर। आगे उसने बोला द लैम्डा पार्टिकल इज अनस्टेबल, इट कैन डीके इनटू न्यूट्रॉन एंड अ पायन एज शोन बाय द इक्वेशन। The pion particle consists of an up quark and an anti-up quark. Compare the properties of an up quark and an anti-up quark. पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के दरमियान क्या फर्क रहता है? दे हैव सेम मास बट डिफरेंट चार्जेस, ठीक है। तो सेम मास एंड डिफरेंट चार्जेस, बेहतर है कि ऑपोजिट चार्जेस लिखें। एग्जैक्टली मतलब अगर अपवर्ड का चार्ज इज +2/3, तो जो दूसरा वाला चार्ज है कौन सा एंटी अप था, उसका आपके पास चार्ज होगा -2/3, मास दोनों का सेम है। लास्ट पार्ट में आपसे पूछता है एक्सप्लेन व्हाई द न्यूट्रॉन इज क्लास्ड एज अ बेरियन एंड द पायन पार्टिकल इज क्लास्ड एज अ मीसॉन। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो मैंने कहा कि आपके पास लिबर्टी है अपने आंसर को फ्रेम डाउन करने की, लेकिन यू जस्ट हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि वो जो जितना भी स्मॉल पॉइंट तुम लिख रहे हो वो मतलब जस्टिफाई कर रहा हूँ इस पॉइंट को, ठीक है ना। अच्छा, उसने बोला न्यूट्रॉन बैरियन है और ये जो पायोन है इट्स अ मीजॉन, ठीक है। तो बेसिकली बैरियन आपके पास कौन से पार्टिकल्स होते हैं? बैरियन आर द पार्टिकल्स जिनकी कॉम्पोजिशन होती है ऑफ 3 क्वार्क्स, ठीक है। एंड सिंस न्यूट्रॉन की जो कॉम्पोजिशन है वो आपके पास है UDD, सो इट्स अ बैरियन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला। अच्छा, दूसरा आप लोगों ने बोला, मैं आंसर बोल बता देता हूँ। आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं बैरियन बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, मीजॉन बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क, ठीक है। तो आपके पास मीजॉन्स उन पार्टिकल्स को, उन हेड्रॉन्स को कहते हैं जिनकी कॉर्क कॉम्पोजिशन हो कॉर्क एंड एन एंटी कॉर्क। तो आपके पास जो पायोन है उसकी कॉम्पोजिशन उन्होंने अप एंड एंटी अप दे रखी हुई है, इस वजह से इट्स अ
इट्स क्लासिफाइड एज मीजोन। ठीक है, चले यहाँ पर बेटा हमारा ये वाला पेपर